नमस्कार, मैं राहुल दुबे। आप देख रहे हैं अमर उजाला। छठे चरण के चुनाव के बाद सातवें चरण का चुनाव 1 जून को मतदान होना है। छठे चरण की कुछ उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीटों पर चुनाव हो चुका है। सातवें चरण में भी 2 से 3 वीआईपी सीटें हैं जहां पर कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग अमर उजाला एडिटोरियल के साथियों के साथ उन सीटों पर चर्चा करेंगे। छठे चरण में जौनपुर जैसी सीटों पर चुनाव हो चुका है जहाँ भाजपा ने मुंबई के गृह राज्य मंत्री रह चुके कृपाशंकर सिंह को उतारा था। धनंजय सिंह वाला पूरा जो नाट्यक्रम रहा वो हम सभी ने देखा। ऐसे सातवें चरण में गाजीपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर जैसी सीटें हैं जहां पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अब उनके भाई अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में हैं। मनोज सिन्हा के करीबी कहे जाने वाले पारसनाथ राय चुनावी मैदान में हैं। वहीं मिर्ज़ापुर से अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में है। इन सीटों पर क्या गणित है, इसे हम अपने साथियों से जानेंगे। हम बात करेंगे पुष्पेन जी से। पुष्पेन जी, गाजीपुर सीट को लेकर आप क्या कहते हैं? गाजीपुर में देखिए, अभी तक जो वर्तमान हालात है, जाति एक पूर्वांचल की बहुत बड़ी सच्चाई है। जातियों के आधार पर ही यहाँ विधानसभा चुनाव भी लड़े जाते हैं, लोकसभा चुनाव भी लड़े जाते हैं। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि देश की जनता जो वास्तव में मतदान केंद्रों तक वोट डालने जाती है, वो जो सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से 5 किलो का राशन, मुफ्त घर, इज्जत घर, बिजली, गांव-गांव सड़क, उसके भी बोझ तले वो दबी हुई है। तो गाजीपुर में वर्तमान जो सीन और सिनेरियो है, उसके अनुसार सबसे पहली बात तो अभी तो इसी बात को लेकर पेच फंसा हुआ है कि अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में रहेंगे या नहीं रहेंगे। बहरहाल फिर भी भाजपा के पारसनाथ राय और सपा के इंडी गठबंधन के अफजाल अंसारी के बीच में ही मुख्य फाइट है। अगर अफजाल अंसारी चुनावी मैदान से इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश उनका भाग्य और उनके राजनीतिक भविष्य की दशा दिशा तय करेगा, जो कि कल या परसों जहाँ तक है तो निर्णय आ जाना है इस संदर्भ में। तो उसके बाद उनकी बेटी नुसरत जो चुनाव मैदान में अभी भी हैं, वह कितना बढ़िया प्रेजेंटेशन कर पाती हैं अपना, उनके चुनाव चिन्ह को कैसे कहाँ तक जन जन तक पहुँचाने में अफजाल किस तरह से कामयाब होते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्य रूप से गाजीपुर में लड़ाई इंडी गठबंधन के अफजाल अंसारी और एनडीए के पारसनाथ राय के बीच में है। पूर्वांचल की जो कुछ सीटें हैं जहाँ पर माफियाओं का बहुत दबदबा रहा, उसमें गाजीपुर बहुत प्रमुख रही, क्योंकि मुख्तार अंसारी का 1996 के बाद से लगातार, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, अब इस चुनाव में पहली बार ऐसा है कि मुख्तार अंसारी चुनावी मैदान में नहीं है कहीं से भी, ना प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से उनकी मौत के बाद। तो इसका कोई प्रभाव दिखेगा गाजीपुर सीट पर? इस बात से पहले तो मैं एक बात आपको पूर्वांचल के इस बात पे मतलब ये बड़ा ही पूर्वांचल के लिए महत्वपूर्ण मसला समस्या से रहा है कि यहाँ चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, माफियाओं की एक बड़ी भूमिका रही है। लेकिन इस बार हमें पहली बार ऐसा देखना मिल रहा है कि धनंजय सिंह जैसे लोग दूर दूर से भी न खुद चुनाव मैदान में है, न उनके कोई रिश्तेदार चुनाव मैदान में है। जहाँ तक बात हम गाजीपुर की करें तो मुख्तार तो राजनीतिक परिदृश्य में 90 के समय में आया जो है। अफजाल अंसारी लगातार 5 बार विधायक रहे, 2 बार वहाँ से सांसद चुने गए। मुख्तार का एक दबदबा था, लेकिन मुख्तार का वह क्षेत्र जो गाजीपुर का क्षेत्र है, मुख्तार की ने स्वयं 5 बार विधायक रह के अपनी राजनीतिक जमीन जो है मऊ में तैयार की थी। और लगातार हमको नहीं लगता है कि कोई 5 बार या 6 बार या 4 बार, जैसे अफजाल का हम राजनीतिक रिकॉर्ड देखें तो 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, और उन्होंने प्रचंड मोदी लहर में 2019 में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को चुनाव हराया था। तो अब इसमें माफिया का तो मैं नहीं कहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र, हम जनता हमारी मतदान करती है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है देश की संसद के लिए। तो वो इतनी आजकल के इस मोदी और योगी राज में जो है यह संभव नहीं है कि वो माफिया के लिए जो है तो माफिया के दबाव में आकर वो करेगी। लेकिन सबसे सुखद पहलू और सबसे सुखद तस्वीर इस चुनाव की यह है कि पूर्वांचल से कोई बाहुबली या बाहुबली का निकट संबंधी, फिलहाल जो हमारा ये 10 जिला, जो हमारा वाराणसी संस्करण है अमर उजाला का, इस 10 जिले में जो 12 लोकसभा सीटें पड़ती हैं, उनमें न कोई ऐसा माफिया है, न कोई उनका करीबी चुनाव मैदान में है। तो ये एक अच्छी तस्वीर है।
गाजीपुर के बारे में जैसे भी बात कर रहे थे तो मैं आज ही गाजीपुर में था। गाजीपुर में 1962 में भले पूर्वांचल का जो पूर्वांचल का जो पूरा सिनेरियो रहा है कि यहाँ छिनैती होती रही, लूट की घटनाएं होती रहीं, पूरा आपराधिक इतिहास ही दिखता है पूरे देश को पूर्वांचल का। लेकिन 1962 में जब विश्वनाथ सिंह गम्हरी जब चुनाव जीत कर पहुँचे संसद में, पहली बार पहुँचे संसद में, और उन्होंने जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने भाषण देना शुरू किया तो ये पहली दफ़ा था कि जब पूर्वांचल से कोई सांसद यहाँ की पीड़ा दिखा रहा था, यहाँ का छूटा हुआ विकास दिखा रहा था। उन्होंने जब कहना शुरू किया तो 1 घंटे तक लगातार बोलते रहे। नए सांसद को इतना मौका मिलता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पूर्वांचल की पूरी पीड़ा को सामने रखा तो बाकी सांसदों ने उन्हें अपना समय दे दिया था। उन्होंने कहा था कि पूर्वांचल की एक बड़ी आबादी ऐसी है जो आज भी खेतों से जब बैल की जोड़ी निकल के आती है तो वो जो गोबर करती है उससे अनाज निकाल कर जो है लोग अपना पेट भर रहे हैं। इसके बाद पूरी संसद की आंखें नम थीं और आनन फानन में पटेल आयोग का गठन किया गया और पटेल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद पूर्वांचल में विकास शुरू हुआ। वो बात अलग है कि उसके बाद फिर कोई दूसरा ऐसा सांसद पूर्वांचल से नहीं मिला लंबे समय तक तो विकास की बात रखता। गाजीपुर के बाद जौनपुर में जहाँ मतदान हो चुका है वहाँ भी बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हम सभी ने देखा कि धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनाव मैदान में आती हैं, बसपा उन्हें टिकट देती है। उसके बाद जो है भाजपा के पास शंकर सिंह को टिकट दे चुकी थी। धनंजय सिंह कहते हैं कि हमारा टिकट काटा गया, बसपा कहती है कि उन्होंने खुद वापस किया। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पूर्वांचल में कहीं से कोई माफिया जो है चुनावी मैदान में नहीं है। वाराणसी सीट पर तो खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री और भाजपा दावा कर रही है कि वो जीत के लिए लड़ी नहीं रहे, वो तो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे अपने साथी गुंजन जी से कि वाराणसी में क्या माहौल है। देखिए, वाराणसी सीट जो है ये अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो ये 1991 की घटना जो राम मंदिर की हुई थी उसके बाद से ये भाजपा की सबसे सुरक्षित सीट है। और 1991 से लेके अब तक भाजपा के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मैक्सिमम सीटें यही जीते हैं। एक बार केवल 2004 में राजेश मिश्रा कांग्रेस से जीते थे, उसमें भी वो शंकर प्रसाद जायसवाल जो भाजपा के की ओर से लड़े थे उनको भाजपा के लोगों ने ही हराया था, न कि कांग्रेस ने हराया था। ये अगर ओवरऑल देखेंगे तो पूरा सिनेरियो यही बनता है कि यहाँ भाजपा के अलावा दूसरी कोई पार्टी और खुद भाजपा की जो लड़ाई है खुद मतलब मोदी जी के रिकॉर्ड को तोड़ने की है कि पिछली बार जितने वोटों से वो जीते थे उससे वो कहीं अधिक उसको ले जाना और करीब 10 लाख का ये टारगेट लेके चल रहे हैं। जिस हिसाब से इनकी तैयारी वगैरह लग रही है, पिछले 3-4 दिनों में तमाम केंद्रीय मंत्री, डिप्टी सीएम खुद जो है वाराणसी में लगातार दौरा कर रहे हैं, तमाम जनसंपर्क चल रहे हैं और लगभग सभी इनकी 5 विधानसभाएं आती हैं वाराणसी लोकसभा में। सेवापुरी की बात करेंगे तो वहाँ पर देखिए पटेल और भुनियाद बिरादरी है। रोहनिया में पटेल बाहुल्य है। कैंट विधानसभा कायस्थ बाहुल्य है। उत्तरी विधानसभा बनिया वर्ग का है पूरा। दक्षिणी विधानसभा में ब्राह्मण और मुस्लिम लगभग 51-49 का रेशियो है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो देखेंगे तो समाज के भीतर भी इनकी अच्छी पैठ है और यहाँ के निचले तबके के लोगों को मतलब भाजपा जब भी मोदी जी यहाँ आए हैं उनके साथ हमेशा बैठना उठना बातचीत करना तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं कि भाजपा के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से जो दूसरी पार्टियां जैसे सीधी लड़ाई इंडी गठबंधन के प्रत्याशी से है, क्योंकि अभी हाल ही में जो सिनेरियो बना है बसपा के प्रत्याशी अतहर जमान लाली का 2 बार टिकट बदला गया। इसके पहले न्यास को दिया गया, फिर अतहर जमान लाली को दिया गया। इस तरीके से 2 बार इनको बीटी मान के चल रहे हैं यहाँ के पब्लिक। जहाँ तक पीडीएम की बात करें तो पीडीएम में ओवैसी और पल्लवी के गठबंधन से यहाँ गगन प्रकाश यादव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक पल्लवी जी की बहन की बात करेंगे तो अपना दल है ऑलरेडी इनके गठबंधन में, तो सारा समीकरण बीजेपी के फेवर में है और हमें लगता है कि मोदी जी निश्चय यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे और अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। वाराणसी में मोदी जी ने अपने नामांकन में ताकत भी दिखाई थी। 16 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 सीएम और इसके अलावा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब उनके नामांकन में शामिल थे। अभी पिछले 48 घंटे में ही यहाँ पे कई केंद्रीय मंत्री, डिप्टी सीएम, 2 सीएम लगातार गलियों में आपको काशी की गलियों में दिखेंगे कि प्रचार कर रहे हैं।
बलिया सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है 7वें चरण में, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर इस बार जो है चुनावी मैदान में है। पहले सपा से भी लड़ चुके हैं, वर्तमान में भाजपा ने राज्यसभा भेज रखा है, इस समय राज्यसभा सांसद हैं वो, लेकिन अभी भाजपा ने उन पर दांव लगाया है। बलिया की क्या स्थिति है, इस पर हम लोग आलोक जी से बात करेंगे कि बलिया को लेकर आप क्या कहते हैं। बलिया में अगर फिलहाल वर्तमान जो स्थिति बन रही है वो जो जातिगत गणनाएं हैं वो थोड़ी सी स्थितियां विकट कर सकती हैं भाजपा के लिए, क्योंकि 2014 से ये सीट भाजपा के पास है और उसके पहले इस पे सपा लगातार जीत दर्ज करती रही और 8 बार जो है चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे वो उन्होंने 8 बार, मतलब एक रिकॉर्ड है उनके नाम कि उन्होंने 8 बार लगातार उन्होंने यहाँ से जीत दर्ज की है। और इस बार जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं वो थोड़े से जैसे जो अगर जातिगत समीकरणों की बात करें, जैसे ब्राह्मणों का जो जातिगत परसेंटेज है 15.5% है, उसके अलावा जो दूसरे नंबर पे जो आती है जो कैटेगरी आती है SC 13.3% उनके जो आंकड़े हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो आती है वो राजपूत बिरादरी है। उसके बाद छोटी छोटी बिरादरियाँ हैं और इस बार जो बसपा का खास वर्चस्व बलिया में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो छोटी बिरादरियों का जो ओवरऑल है तो सीटों का जो समीकरण है इस बार कुछ नए फ्लेवर के साथ या कुछ नए चीज़ों के साथ सामने आएगा और ये तो मिजाज फिलहाल जनता का तय करेगा उनके विचार। मिर्जापुर सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी इसलिए भी इसे महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल का हाल में एक दिया हुआ बयान बहुत वायरल है कि अब राजा ईवीएम से जो है पैदा नहीं होते हैं, ईवीएम से जो है राजा पैदा होते हैं। अब ये इस बयान को उनका जो है कुंडा के राजा भैया से जोड़कर देखा जा रहा था, उसके बाद राजा भैया ने पलटवार किया कि ईवीएम से जनसेवक पैदा होते हैं, राजा नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं समझ आता कि अभी भी क्यों आज़ादी के इतने साल बाद भी जो है राज परिवारों के खिलाफ क्यों कुंठा है। इस पर हम लोग अपने सीनियर साथी समाचार संपादक संतोष सर से जानेंगे कि क्या आपको लगता है सर कि कहीं पूरे क्षत्रिय बिरादरी में पूर्वांचल में इस बयान से कोई नाराजगी हो सकती है, मिर्जापुर सीट फंस सकती है क्या अनुप्रिया पटेल की इस बयान से? राहुल जी, 2014 के बाद से जो चुनाव का गणित है वो एकदम से बदल गया है। मतदाता खुद निर्णय लेता है, किसी के कहने पे किसी को वोट नहीं देता है। अभी पुष्पेंद्र जी ने कहा कि जिसको लाभ मिला है किसी तरह के, चाहे वो राशन का हो सकता है, चाहे वो शौचालय का हो सकता है, चाहे आवास का हो सकता है, तो मतदाता अब ये देखता है। और दूसरा सबसे बड़ा यह है कि राष्ट्रवाद एक जो मुद्दा है, राष्ट्रवाद है, विकास है। और तीसरा यह है कि जातीय समीकरण को यूपी में हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस बार जो इंडी गठबंधन है, इन्होंने एक तरह से जो दलित हैं उनको मोटिवेट किया है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो ये संविधान बदल देगी और आरक्षण से खिलवाड़ करेगी। तो मैं तो 100% नहीं कहूँगा, लेकिन 30% दलित वो जा रहा है सपा में। और इसको भी रोकने के लिए भाजपा ने कई व्यवस्थाएं की है, दलित नेताओं को लगाया है और भी चीज़ें हो रही है, लेकिन किसी के कहने पे कोई किसी को वोट नहीं कर रहा है। जनता खुद जो है निर्णय ले रही है। और ये राजा भैया कितना प्रभाव डालेंगे ये तो देखेगा, क्योंकि उनका प्रतापगढ़ में भी जो है उन्होंने कहा था कि हम भाजपा प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने वहाँ भी विरोध किया है और यहाँ भी अपने लोगों को लगाया है, मिर्जापुर में विरोध कर रहे हैं। अब वो कितना असर दिखाएगा वो 4 जून के पता चलेगा कि राजा का वास्तव में प्रभाव है कि नहीं है, अनुप्रिया सही है कि राजा सही है। 7वें चरण में घोसी और चंदौली सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। चंदौली से केंद्रीय मंत्री महेंद्रनाथ पांडे चुनावी मैदान में है, तो घोसी से सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के बेटे अनिल राजभर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर हम लोग बात करेंगे, ललित पांडे से जानेंगे कि चंदौली और घोसी में जो है आपको क्या लगता है कि इस बार कैसा जो है चुनाव आपको दिख रहा है? देखिए, चंदौली में जो स्थिति इस समय है और भाजपा के जो महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, पिछले 2 बार से ये सांसद चुने जा रहे हैं। ये तीसरी बार इनकी हैट्रिक लगने वाली है। तो हालांकि इस सपा के जो वीरेंद्र सिंह हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनको टिकट दिया, लेकिन वो चुनौती को थोड़ा सा दे रहे हैं भाजपा के महेंद्रनाथ पांडे जी को। हालांकि उनका एक ये भी है कि बड़ा वर्ग जो चूँकि सबसे अधिक जो मतदाता हैं, करीब 3.25 लाख मतदाता हैं यादव और 1 लाख करीब 1.75 करीब मुस्लिम हैं। तो वो अपने जातिगत आंकड़े के तहत जो है वीरेंद्र सिंह और सपा जो है वो लड़ाई में है। हालांकि भाजपा अपने जो उनके लाभ हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं, जन जन के बीच जो भाजपा गई है, तो उससे वो लेके लग रहा है कि कहीं न कहीं जो है भाजपा के महेंद्रनाथ पांडे जी जो है
वो रहेंगे, लड़ाई में ही हैं। और बाकी जो उनकी और छोटी जो चूँकि बसपा से सतेंद्र मौर्य है वहाँ, तो फिलहाल अभी तक जो लड़ाई है ये सपा और भाजपा में ही है। बसपा भी थोड़ा सा दूर है वहाँ चंदौली में। घोसी में और घोसी में उम्र का राजभर अपने बेटे को उतारे हैं। वहाँ उनका मुकाबला राजीव राय जी से है। राजीव राय पिछले चुनाव में काफ़ी करीब रहे चुनाव में वो, तो इस बार उनके साथ लगता है कि वो चुनाव में इस बार फाइट अच्छा करेंगे। और बाकी जो जातिगत आंकड़े वहाँ के हैं उसको लेके मतलब ये भी कहा जा रहा है कि राजभर और बाकी जो राय जो वहाँ एक बड़ा वर्ग राय का है, मुनियारों का है, तो कहीं न कहीं वो फाइट वहाँ ज़बरदस्त रहेगी। छठे और सातवें चरण के चुनाव में करीब 12 सीटें हैं वाराणसी मंडल में। इसमें हम लोग पुष्पेंद्र जी से जानेंगे कि ऐसी कितनी सीटें हैं जहाँ पर भाजपा को कड़ी टक्कर है या भाजपा वो सीटें गंवा सकती है। गंवाने की बात तो राजनीतिक भविष्यवाणियाँ कई बार बहुत गलत हो जाती हैं, गंवाने की बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो है जातिगत जो समीकरण जो कहा जाता है कि ग्राउंड पे जो दिखता है, जैसे हमने देखा था कि 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की देखना बड़ा यहाँ रोड शो किया था कि उसे लोगों ने माना था कि भूतो न भविष्यति, ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन वो वोट में नहीं कन्वर्ट हो पाया। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि भदोही से अगर हम शुरुआत करें जो है, तो भदोही में इंडी गठबंधन के ललितेशपति त्रिपाठी और भाजपा के डॉक्टर विनोद बिंद में एक अच्छी फाइट हमें देखने को मिली है। वहाँ चुनाव हो चुका है ग्राउंड लेवल पे। जातिगत जो मतलब जो नेता जैसे अपने आप को बताते हैं कि जातिगत समीकरण हमारा ये है, तो भदोही में ब्राह्मण, मुस्लिम, यादव, इन सब के सहारे जो है, और उनके डॉक्टर विनोद बिंद के जो अपने भाजपा के परंपरागत वोट है उनके सहारे। मिर्जापुर में भी अच्छी फाइट, क्या कहते हैं, एनडीए की अनुप्रिया पटेल और सपा भाजपा के मौजूदा जो भी वर्तमान सांसद जो सपा में आ गए हैं रमेश चंद्र बिंद, उनके बीच अच्छी वो है। फिर आप इधर जौनपुर आ जाइए तो जौनपुर में भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि धनंजय सिंह के आने से कृपा शंकर सिंह बहुत मजबूत हुए हैं। लेकिन लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ का प्रतिनिधि पारसनाथ यादव जो ओबीसी संवर्ग से आते थे जो है, तो वो हम करते रहे हैं। उन्होंने जब तक पटखनी भी दी है तो अब ये वो बताया जा रहा है। लेकिन जौनपुर में टक्कर भाजपा और क्या कहते हैं इंडी गठबंधन के प्रत्याशी में रहा। उससे सटी हुई मछली शहर की है, वहाँ भी यही हाल रहा है। आजमगढ़ आप खुद गए थे, आपने देखा होगा कि धर्मेंद्र यादव और निरहुआ में आजमगढ़ की खास बात ये भी रही कि आजमगढ़ में आप जितने लोगों से बात करो वो निरहुआ की तारीफ करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि चुनाव बहुत मतलब टाइट है, उतना शायद मार्जिन ना रहे जितना अखिलेश यादव ने 2019 में जब निरहुआ को हराया था। फिर निरहुआ ने बहुत कम अंतरों से चुनाव जीता। निरहुआ की तारीफ करने वाले लोग तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मतदान की जब बात आती है तो लोग विकास की बात नहीं करते हैं। लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में एमवाई फैक्टर ही हमेशा चुनाव की हार जीत तय करता रहा है, तो वो इस बार वाले चुनाव में भी आपको हावी दिखेगा। करीब 24% यादव, 17% मुस्लिम मतदाता जो है आजमगढ़ सीट पर हैं। इसके अलावा फिर अन्य बिरादरियां हैं, तो आजमगढ़ सीट का तो एमवाई फैक्टर बहुत हावी रहता है। लालगंज में भी इसी तरह है। पिछली बार नीलम सोनकर भाजपा की हार गई थी, हालांकि इस बार भाजपा ने उन पर विश्वास जताया है। वहाँ इंदू चौधरी सुरक्षित सीट है जो है। उसके बाद अगर हम करें तो घोसी, तो घोसी में राजीव राय और मेन टक्कर अरविंद राजभर जो भाजपा प्रमुख के बेटे हैं। गाजीपुर में भी सपा भाजपा गठबंधन की है। चंदौली में थोड़ा सा चिंता का विषय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के लिए इसलिए है क्योंकि पिछली बार उनकी जीत का मार्जिन बहुत कम था, लगभग 13,000 कुछ वोटों से वो जीत दर्ज किए थे। तो वहाँ सपा इंडी गठबंधन आश्वस्त इसलिए है कि चंदौली में जो दशा और दिशा जो राजनीति की तय करते हैं वो यादव हो गए, मुस्लिम हो गए, ठाकुर हो गए और कुछ ब्राह्मण हैं, फिर उसके बाद दलित और अन्य जातियाँ हैं। बलिया में भी भाजपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, मतलब जो पूरे आपके 10 जिलों की 12 सीट है उनमें बसपा फिलहाल कहीं से परिदृश्य में नहीं है और सपा और इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच ही लड़ाई है। वाराणसी में जरूर यह देखने लायक बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कहा भी जा रहा है कि जो है ये उनका तीसरा और हो सकता है यहाँ से आखिरी भी लोकसभा चुनाव जो है, जो भाजपा की रीति और नीति अब तक रही है, तो उसके अनुसार हमें ये हो सकता है कि हम देश भर में इस बार ये रिकॉर्ड बनारस के नाम हो सकता है। वाराणसी के सांसद इतने लाख मतों से जीते, जीतना तो उनकी तय है,
लेकिन जीत में रिकॉर्ड उनका क्या हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बात यहाँ से होती है। बसपा पूरे वाराणसी मंडल की जो 12 सीटें हैं, बसपा कहीं बहुत ज़्यादा फाइट में अभी तक नहीं दिखी है, चाहे वो छठे चरण का चुनाव हो या 7वें चरण का चुनाव जो होने वाली जो बाकी सीटें हैं। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।